तो बेटा स्वागत है आप लोगों का भाई लेक्चर थर्ड में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का। तो इस लेक्चर में अपन क्या करने वाले हैं, हमने कूलम्स लॉ देख चुके हैं हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में। तो इस लॉ कह रहा हूँ, इस लेक्चर में अपन कूलम्स लॉ को देखेंगे वेक्टर फॉर्म में। अच्छा भैया जी, कूलम्स लॉ बताता क्या था? दो चार्जेस के बीच का फोर्स, अरे है ना, और फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर फॉर्म में हम उसे कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, ठीक है। तो उसका हम डेरिवेशन देखेंगे जो कि स्कूल एग्जाम या सीबीएसई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके रिगार्डिंग वेक्टर फॉर्म में जब क्वेश्चन आते हैं तो कैसे करना है, तो एक सस्ता सा क्वेश्चन करेंगे। और उसके बाद एक जीएलई का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। उसे करने के बाद हम नीट के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ऐसे क्वेश्चन मैं चुन के लाया हूँ जो जेई एस्पिरेंट को तो क्वेश्चन करने ही करने चाहिए, और नीट वालों को तो भाई ऑप्शन नहीं है। समझ आ रहा है? ठीक है, बहुत बढ़िया। सो लेट्स बिगिन। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म लिखने को आता है, ठीक है बेटा, ठीक है। ये वेक्टर फॉर्म का क्या मतलब, क्या है, कहना क्या चाहता है? बेटा मेरे बच्चे, मान लो ना अपने पास दो चार्जेस है, क्या है? दो चार्ज, ठीक है। ये एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q। समझ लो, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? R दूरी पे जी। अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो वेक्टर फॉर्म मतलब अपने को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट चाहिए, मतलब ओरिजिन वगैरह चाहिए कुछ, ठीक है। तो और अच्छे से बना देते हैं ऐसे, हाँ ठीक है, ओरिजिन वगैरह चाहिए कुछ, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। और इधर की ओर ज्यादा क्या हो सकता है? जेड एक्सिस मान लो, ठीक है बेटा, ठीक है मेरे बच्चे, ओके। अब भैया जी, जब मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा इन दोनों के बीच कितना फोर्स लग रहा है, तो इनके पोजीशन वेक्टर चाहिए होंगे, ठीक है। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मान लो पहले चार्ज का पोजीशन वेक्टर क्या है? R1, क्या बेटा? R1। इसका पोजीशन वेक्टर है R1, इसका पोजीशन वेक्टर है R2, ठीक है जी, ठीक है। मान लेते हैं दोनों सेम पोलैरिटी के, दोनों पॉजिटिव है या तो दोनों नेगेटिव है। अगर ये दोनों सेम पोलैरिटी के हैं, मतलब भैया जी या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे जल्दी बताओ? रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल। तो भैया जी Q1 पे फोर्स लगेगा Q2 के बदले इधर की ओर लगेगा, समझा रहे? Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा इधर की ओर, रिपेल करेगा ना बेटा, क्या करेगा? रिपेल। तो इस वाले फोर्स को मैं क्या कहूंगा? इस वाले फोर्स को कहूंगा मैं F12, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। भैया जी ओके, Q2। अब Q2 को Q1 रिपेल करेगा तो Q2 पे फोर्स इधर को लगेगा, इसको क्या कहोगे? F21, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। समझ आ रहा है जी? बहुत बढ़िया। एक दो चीजें और आपको क्लियर होना चाहिए भैया, यहां होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर मैं Q1 से Q2 की ओर जाऊं तो इसे मैं पता है क्या कहता हूं? ऐसे, इसे मैं कहूंगा R12, क्योंकि मैं Q1 से Q2 जा रहा हूं, ठीक है। अगर मैं Q2 से Q1 में जाऊं, इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को क्या कहते हैं? R21, कि 2 से 1 की ओर जा रहा हूं और यहाँ 1 से 2 की ओर जा रहा हूं, ठीक है। ओरिजिन से कोई भी वेक्टर खींचते हैं तो पोजीशन वेक्टर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे खींचते हैं तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है भैया जी, क्लियर है सारी चीजें? ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो भैया जी फोर्स को ना हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है। फोर्स को किस फॉर्म में लिखना है? वेक्टर फॉर्म में। तो यहाँ देखो ना, मैं F12 को लिखने जा रहा हूँ। किसको लिखने जा रहा हूँ? F12 को। कौन सा कलर ले? चलो ये वाला ले लेते हैं, ऑरेंज, ठीक है भैया जी। F12 वेक्टर फॉर्म में लिखना, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2 किसकी इक्वल होता है? K Q1 Q2 बाय R²। दोनों के बीच की दूरी कितनी है जल्दी बताओ? R। क्या मैंने सही लिखा है? एक्चुअली मैं गलत लिखा, ये वेक्टर फॉर्म में लिखा है और यहाँ सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखा है, डायरेक्शन तो लिखा ही नहीं मैंने, यहाँ वेक्टर लिखा हुआ है, डायरेक्शन लिखा ही नहीं। समझ आ रहा है? तो भैया जी F12 का डायरेक्शन इधर है, ठीक है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में वेक्टर कौन सा है? R21, पर यूनिट वेक्टर चाहिए मुझे इस डायरेक्शन में, तो यूनिट वेक्टर को कैसे लिखेंगे? R21 कैप, पता है ना R21 क्या चीज है? यूनिट वेक्टर, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड।
और अच्छा इसका मैग्नीट्यूड क्या है, जितना R12 का मैग्नीट्यूड है वही R21 का मैग्नीट्यूड है बेटा, और जो किसके इक्वल है, R के इक्वल है। ठीक है, यहां देखो, अरे भाई चाहे तुम यहां से इधर जाओ, यहां से इधर जाओ, डिस्प्लेसमेंट का लेंथ तो सेम है, वेक्टर अलग अलग है, पर वेक्टर का लेंथ क्या है, सेम, यानी मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। इतना ध्यान में रखना, समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो भैया मैंने लिख दिया इस फोर्स को, कि फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख दिया और साथ के साथ मैंने इसका डायरेक्शन भी लिख दिया। ठीक है, क्यों, फोर्स इधर लग रहा था, ठीक है, तो इसी डायरेक्शन में ये वाला वेक्टर जा रहा था, तो इसका मैंने यूनिट वेक्टर लिख दिया। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताता है, यानी मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऑसम। अब भैया जी लिखो इधर F12 K Q1 Q2 बाय R²। ठीक है, इसकी जगह, अच्छा R की जगह एक और चीज मैं लिख दे सकता हूं, ध्यान देना, R की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, R21, R की जगह R21 का मैग्नीट्यूड, तो R की जगह क्या लिख रहा हूं, R21 का मैग्नीट्यूड, पर इसका क्या है जल्दी बताओ, स्क्वायर, और इनटू मल्टीप्लाई में क्या हो रहा है, R21 कैप। इसका क्या मतलब है, यूनिट वेक्टर मतलब वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। समझ आ रहा है, यानी ओवरऑल कितना आ गया, F12 कितना हो गया, K Q1 Q2 R21 डिवाइडेड बाय R21 के मैग्नीट्यूड का क्यूब। आप ये समझो, समझ आ रहा है। अच्छा ये चीज आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे K क्या चीज है, K है 1/4πε। ये छोटी मोटी चीजें जो आपको मिस नहीं करना है, अपने स्कूल एग्जाम में लिखना ही लिखना है, आपको मिस नहीं करना, ये लिखना है। ठीक है, अब रुको भाई, अब रुको, यहां पे ना इसे फर्स्ट इक्वेशन दे दो। नाउ इन ट्राइंगल AOB, इस पॉइंट को मैं A कह रहा हूं और इस वाले पॉइंट को मैं क्या कह रहा हूं, B। इन ट्राइंगल AOB, इन ट्राइंगल AOB, ट्राइंगल लो लगाना, ट्राइंगल लो लगाओगे, रिजल्टेंट कौन है जल्दी बताओ, रिजल्टेंट कौन है, तो भैया एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, दूसरा ऐसे जा रहा है, मैं इसको कंसिडर कर रहा हूं, तो तीसरा ऐसे जा रहा है, क्या हो गया यार इधर, तीसरा ऐसे जा रहा है, यानी थोड़ा ध्यान दो, आपको विजुलाइज करवाता हूं भैया, R2 इधर जा रहा है, R1 इधर जा रहा है, और इधर कौन कौन जा रहा है, R21 जा रहा है। तो इन्हीं में से समझ आ रहा है, रिजल्टेंट कौन होगा, कैसे पता लगता है, जिसके टेल पे टेल हो, हेड पे हेड हो, तो टेल पे टेल, हेड पे हेड किसके, R1 के, यानी बेटा जी R1 इज इक्वल टू R21 प्लस R2। समझ आया, ठीक है, और R21 किसके इक्वल हो जाएगा, R1 माइनस R2। ये करके दिखाना होता है स्कूल एग्जाम में, तभी पूरा नंबर मिलता है भाई, साफ सिंपल बात। कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, वैसे भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का आपको क्लियर होना चाहिए, कि मान लो कि कोई भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, कोई भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है, ये ए से बी जा रहा है, तो ए से बी जा रहा है ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, इतना ध्यान रखना। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ 2 पॉइंट्स joining A and B या गोइंग फ्रॉम A to B इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल। तो यहां देखना, यहां R2 है, तो 2 से 1 जा रहे हैं, तो R1 माइनस R2। अगर R12 होता तो R2 माइनस R1, ऐसे भी कर सकते थे आप डायरेक्ट। समझ आया, पर ये करके दिखाना होता है भैया जी, एक एक चीज क्लियर है, एक एक चीज क्लियर है, हमें कुछ रटना नहीं है। समझ आया, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं आगे आगे। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 F12 किसके इक्वल आ रहा है जल्दी बताओ, F12 आ रहा है K Q1 Q2, नीचे मैग्नीट्यूड R21 की जगह R1 माइनस R2 का होल क्यूब इनटू, ऊपर मैग्नीट्यूड नहीं है, साक्षात क्या है, वेक्टर, तो R1 माइनस R2, ये वेक्टर फॉर्म में आ गया। ये किस में आ गया मेरे बच्चे, वेक्टर फॉर्म में। भैया जी अति सुंदर, अति सुंदर, कतई जहर। समझ आए, F12 फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 1 2 है ना, तो R1 माइनस
R2 ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। R1 माइनस R2 के मैग्नीट्यूड का क्यूब इनटू R1 माइनस R2। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, सिमिलरली मेरे बच्चे कुछ ऐसा होता, अगर मैं बोलता कि F21 कितना आएगा, यानी फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, F21 सब कुछ सेम होता, बस यहां R21 कैप की जगह क्या होता, R12 कैप, क्योंकि F12 के डायरेक्शन में ये जा रहा है। समझ आ रहा है? R12 कैप आता तो R12 कैप आता तो जहां जहां 2n है वहां 12 होता, ठीक है। अगर 12 होता तो जैसे R21 में 1 माइनस 2 है, अगर R12 होता तो फाइनल माइनस इनिशियल, यानी जहां जहां 1 है वहां वहां 2 आता, और जहां जहां 2 है वहां वहां 1 आता। यानी भैया जी बाकी सब तो सेम रहता, K Q1 Q2। जैसे यहां R1 R2 है, पर इस केस में क्या आता, R2 R1 R2 R1। समझ आया क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। कतई जहर भैया जी, कतई जहर। पर एक चीज है मैं आपको यहां बताना चाहता हूं, इसको छोटा किया जा सकता है क्या? इसको छोटा किया जा सकता है क्या? नहीं भाई, अंडू हो जा, थैंक गॉड। अगर इसे लॉक कर दूं, क्या लॉक करके क्या पता छोटा हो जाए? लॉक का ऑप्शन कहाँ था? यहाँ था, ठीक है। अब इसे छोटा, हाँ हुआ। यहाँ देखो, ठीक है बेटा, दिख रहा है? बस थोड़ा छोटा कर दिया, दिख रहा है ना? क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा छोटा कर दिया। अब रुको, अब रुको, यहां से ना एक चीज करने वाला हूं मैं। यहां से ना भैया जी माइनस कॉमन ले लो, यहां से माइनस कॉमन ले लो, ठीक है। तो F21 है, माइनस कॉमन ले लूं तो माइनस K Q1 Q2, R1 माइनस R2 हो जाता, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस। यहां माइनस कॉमन लोगे, घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। भाई 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 भाई। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 5 का मोड भी 5 है, -5 का मोड भी क्या है, 5। यहां से माइनस कॉमन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से अगर आप माइनस कॉमन लोगे भी ना, माइनस कॉमन लोगे तो R1 माइनस R2 का होल क्यूब, पर उसे मोड ऑलरेडी क्या बना देता, पॉजिटिव। समझ आ रहा है? अरे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य क्या है बेटा, ठीक है, यहां से माइनस कॉमन लिया मैंने, R1 माइनस R2, पर माइनस मोड ने बाहर जाने नहीं दिया, बाहर मोड है ना, उसे प्लस बना दिया, ठीक है। अब रुको भैया, ये तो सेम ही है, इसे देखना, ये सेम है इसके, इस सेम है इसके, किसके सेम है, ये F12 के इक्वल है, F12, पर एक एक्स्ट्रा चीज क्या आ रहा है, माइनस। ओ माय गॉड, दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ, देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जितना फोर्स Q1 Q2 पे लगाएगा उतना ही Q2 Q1 पे लगाएगा, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। देयरफॉर, समझ आया मेरे बच्चे? देयरफॉर कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ, ठीक है। फिर कई बार स्कूल एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है कि शो दैट कूलम्स लॉ फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ। समझा? सेम चीज करना है, पर डायग्राम आपको अच्छे से बनाना है और ये चीज लिखना है, तभी ये पूरे नंबर आपको अच्छे से मिलेंगे, ठीक है। यानी एक और चीज, यानी दैट इज, इसका मतलब क्या है कि F12 जितना होगा उतना ही F21 होगा, पर मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में अलग अलग। समझ आया? मैग्नीट्यूड में सेम होगा, मैग्नीट्यूड में सेम होगा, यानी जितना F12 है उतना ही F21 है। अरे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन में ऑपोजिट है। ऑसम भैया जी। अच्छा मुझे एक बात बताओ,
भैया वेक्टर फॉर्म में न्यूमेरिकल आ गया। वैसे हमने कूलम्ब्स लॉ पे काफी न्यूमेरिकल किए हैं। दो चार्जेस है Q1 Q2, R दूरी से सेपरेटेड है, तो दोनों के बीच का फोर्स क्या होगा, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। पर वेक्टर फॉर्म में आ गया तो Q1 का कुछ पोजीशन दिया हुआ है, Q2 का कुछ पोजीशन दिया हुआ है, और ऑप्शन भी वेक्टर फॉर्म में, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सीधे भैया है ना आपके, आप कुछ नहीं रखना भाई, ओवरऑल इस फॉर्मूले तक तुम पहुंचे कैसे, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, वही करना है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। ठीक है, यानी दो चार्जेस के बीच का फोर्स है तो फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लो, और देखो फोर्स का डायरेक्शन क्या है। ठीक है, उसके अलोंग यूनिट वेक्टर निकाल लो। समझ आ रहा है, मजा आ जाएगा, मजा ही आ जाएगा। ठीक है, ये देखो प्रैक्टिस प्रॉब्लम। ठीक है, और अच्छे से क्लियर होगा हमारा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को करने के बाद। ठीक है, हाँ भाई, फाइंड अ फोर्स ऑन चार्ज Q1 जो कि किसके इक्वल है, 300 माइक्रोकूलम, ड्यू टू द चार्ज Q2 जो कि इक्वल है -10 माइक्रोकूलम इफ द पोजीशन ऑफ द चार्जेस आर दिस एंड दिस। अरे यार, कहने का मतलब पता है क्या, पहले क्वेश्चन समझो, ये कुछ नहीं बनाना, वैसे तो तुम्हें कुछ नहीं बनाना, बस जस्ट मैं आपको लिख के बता रहा हूँ कि मान लो ये Q1 है भैया, Q1 का पोजीशन 1 -1 2 है, 3D में है। ठीक है, ये Z है, और Q2 का पोजीशन कितना है जल्दी बताओ, -1, 1, 1। ठीक है, तो भाई इसका मतलब R1 दे दिया भाई, R1 दे दिया। R1 समझते हो, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1। R1 समझते हो, किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे आता है, इस वाले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है, जे कोऑर्डिनेट है, तो एक्स कोऑर्डिनेट के साथ आई कैप लगा दो, 1 इंटू आई कैप, -1 इंटू जे कैप, +2 इंटू के कैप, वाई कोऑर्डिनेट के साथ जे कैप, जेड कोऑर्डिनेट के साथ के कैप। ये क्या है, R2। R2 समझते हो, क्या होता है R2, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2। ठीक है, ओके, उसका कितना है, -i कैप +j कैप +k कैप। घटिया सा यार, बिल्कुल। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, Q1 पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव है, दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन होगा, दोनों के बीच होगा अट्रैक्शन। दोनों के बीच क्या होगा जल्दी बोलो, दोनों के बीच क्या होगा जल्दी बताओ, अट्रैक्शन। ठीक है, फाइंड अ फोर्स ऑन चार्ज Q1, तो Q1 पे इधर लगेगा फोर्स या इधर लगेगा, Q1 पे इधर लगेगा। अरे क्यों अट्रैक्ट करेगा ना भाई, रिपेल थोड़ी करेगा, ऑपोजिट साइन के हैं, तो पहले फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लो, डायरेक्शन भी निकाल लेना। ठीक है, ये मान लो ये है, ये R12, ये F12, समझ आ रहा है, फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू 2, तो एक तो इसका मैग्नीट्यूड और एक इसका डायरेक्शन, यानी R1 से 2 जा रहा है ना, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, पर ये वेक्टर नहीं आएगा, इसका यूनिट वेक्टर आएगा, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर। समझ आ रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, तो F12 अलग से निकाल लो। चलो, इसका तो क्या होता है, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, इसका क्या होगा, वेक्टर डिवाइडेड बाय H मैग्नीट्यूड, यही होगा। अच्छा, R12 कैसे निकालते हैं, मैंने सिखा रखा है, R12 1 से 2 में जा रहे हो, तो R2 माइनस R1, R2 कितना जी, -i कैप +j कैप +k कैप, R1 कितना है जी, -i कैप +j कैप +k कैप। कौन माइनस में है, ओ शिट, मैंने गलत देख लिया, यहाँ देखो, R2 कितना है बेटा, -i कैप +j कैप +k कैप, R1 i कैप -j कैप +2k कैप। ठीक है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो -i कैप -2i कैप, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2j कैप और -k कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे जल्दी बताओ, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता ना कैसे निकालते हैं, इनके कोरस्पॉन्डिंग जो कोफिशिएंट्स है रूट के अंदर स्क्वायर का सम, यानी -2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, टोटल कितना हो जाएगा, 4 + 4 + 1 9, तो आ जाएगा 3 यूनिट्स आ जाएगा जी। समझ आया, ठीक है, मैं तो कह रहा हूं इसे भी अलग से निकाल ही लो, F12 भी निकाल ही लो,
ठीक है, ठीक है, F12 भी निकाल लो। ओके, F12 ऑल्सो F12 का मैग्नीट्यूड, तो भैया जी K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है, समझ आ रहा है? K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, ठीक है। तो K की वैल्यू कितनी है जल्दी बताओ? 9 इंटू 10⁻9। Q1 कितना जी? Q1 कितना है? 300 माइक्रोकूलम, तो 300 इंटू 10⁻6। Q2 कितना है? -10, पर माइनस साइन नहीं चाहिए अपने को, ठीक है। 10 इंटू 10⁻6 माइक्रोकूलम से कूलम में कन्वर्ट करने के लिए। आर स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं दिया भैया, तो डिस्टेंस तुम नहीं निकाल सकते क्या? डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस नहीं निकाल सकते। आर, ये डिस्टेंस भी इतना ही आएगा भाई, यही आर के इक्वल होता है, इसे ही तो आर के इक्वल बोलते हैं। यकीन नहीं है? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के देखते हैं। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, z2 माइनस z1 यानी 1 माइनस 2 का स्क्वायर, कितना आ रहा है? 4 प्लस 4 प्लस 1 √9, जो कि 3 आ रहा है। फिर देखा, अलग से इसे निकालने की जरूरत नहीं है, यही तो आर के इक्वल होता है, ठीक है। चाहे R12 निकालते चाहे R21 निकालते, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या देता? R, ठीक है। आर स्क्वायर है जी, 3 का स्क्वायर। ओ माय गॉड, इससे कट ही गया, मतलब कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये 9 आएगा, ये 9 आएगा, कट गया। ओ मजा आ गया यार। तो बचा क्या? 3 इंटू, अब देखो, ये 2 0 और 9 11 और 1 12 और -6 -6 -2, ये भी कट गया। 3 न्यूटन आ रहा है भाई, तो ये कितना आ रहा है? 3 न्यूटन। अच्छा, R1 कैप निकाल लो अलग से। R12 कैप मतलब ये क्या होता है? R12 का मैग्नीट्यूड इंटू, सॉरी, R12 का मैग्नीट्यूड कह रहा हूं, कट करो अभी थोड़ा सा, 2 मिनट देखो, या देखो, R12 यूनिट वेक्टर निकालो, इसका क्या होगा? R12 वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो R12 वेक्टर हम निकाल चुके हैं, कितना आ रहा है? -2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 3। कर दो पुट, कर दो पुट, कितना आ रहा है? -2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप डिवाइडेड बाय 3। वाह, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो -2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। कोई ऑप्शन है क्या बेटा मेरे बच्चे? कोई ऑप्शन है क्या? -2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, बिल्कुल ठीक, डी आंसर, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब कुछ लोग ने यहाँ कईयों का दिल मचल रहा होगा, भैया यहाँ F12 के केस में तो R21 लगाया था, यहाँ R12 लगा रहे हो, वहां हो रहा था रिपल्शन, यहां हो रहा है अट्रैक्शन। भैया कैसे पता लगा अट्रैक्शन होगा? अरे ऑपोजिट चार्जेस है, एक है पॉजिटिव, दूसरा है, फिर समझ आया? घंटा फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग रट के आते हैं, कुछ लोग रट के आते हैं, पता है क्या? अरे नहीं नहीं, F12 में R1 पहले आता है, R2 बाद में आता है, R1 पहले आता है, R2 बाद में आता है। कुछ लोग अलग बुक में ये पढ़ते हैं, कुछ लोग ये पढ़ते हैं कि R2 पहले आता है, R1 बाद में। घंटा फर्क नहीं पड़ता। अगर रिपल्शन हो रहा है, अगर मैंने माना कि दोनों सेम चार्जेस से रिपल्शन हो रहा है, तो R1 माइनस R2 आएगा। अगर अट्रैक्शन हो रहा होता सेम डेरिवेशन में, तो F12 इधर लग रहा होता और F21 भी इधर लग रहा होता, अट्रैक्शन यार। तो R1 माइनस R2 की जगह क्या आता? R2 माइनस R1। घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने तुम्हें पहले बोला था, ये रटने की जरूरत नहीं है, दोनों आ सकता है। पहली बात, या तो R1 माइनस R2 या तो R2 माइनस R1, समझ आया? पर ये था मेन, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, समझ आया? बहुत बढ़िया, सच बोलो मजा आया? अरे भाई समझ आया? पक्का है समझ? कोई दिक्कत? अच्छा क्वेश्चन था ना? वेक्टर का थोड़ा सा रिवीजन हो गया होगा, ठीक है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, ठीक है। आया? पक्का? गुड, ग्रेट, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। आगे चलते हैं, पानी वगैरह पी लिया बहुत, चलो।
अच्छा, पता है ना कंडक्टर्स क्या होता है ना? एक ऐसा बॉडी जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स अच्छे से फ्लो कर सके, चार्जेस अच्छे से फ्लो कर सके। ठीक है, जैसे ह्यूमन बॉडी हो गया, अर्थ हो गया, मेटल्स हो गए, है ना? इनमें इलेक्ट्रॉन्स अच्छे से फ्लो कर देते हैं। एक्चुअली में ना यहाँ इलेक्ट्रॉन्स फ्री भी होते हैं कंडक्ट करने के लिए, चार्जेस फ्री होते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटम से लूजली बाउंड होते हैं, समझा? तो सरफेस पे अच्छे से वो फ्लो कर सकते हैं। इंसुलेटर क्या होता है? यहाँ ना एटम बिल्कुल सख्त लवंडा है, बिल्कुल, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल पकड़ के रखता है, इधर उधर मूव नहीं करने देता। तो यहाँ फ्री नहीं होते, कंडक्ट नहीं करता। जैसे रबड़ हो गया, जैसे कोई बिजली का काम करते हैं, आपने देखा होगा किसी बंदे को तो रबड़ के शूज वगैरह पहन के, रबड़ के ग्लव्स वगैरह पहन के, क्योंकि बैड कंडक्टर है ना? एयर हो गया बैड कंडक्टर, और लक्कड़ हो गया, ठीक है, ग्लास हो गया, ये सारी चीजें, ठीक है बेटा। एक और चीज होता है क्या? इंसुलेटर। नहीं नहीं, इंसुलेटर यार, लुल्ला है क्या तू चंदू? एक और चीज होता है। अच्छा, कंडक्टर इंसुलेटर के अलावा सेमी कंडक्टर क्या होता है? सेमी कंडक्टर। यार सेमी कंडक्टर के केस में क्या होता है? तो बेटा ना तो ये बहुत ज्यादा कंडक्ट करते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि ये इंसुलेटर है। कंडक्ट करते हैं पर इतना ज्यादा नहीं करते, इनकी कंडक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं होती, ठीक है। इनकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर से ज्यादा होती है पर कंडक्टर से कम होती है। एग्जाम्पल के तौर पे सिलिकॉन हो गया, एंड जर्मेनियम हो गया, और बाकी बहुत सारा, ठीक है। इनकी जो कंडक्टिविटी होती है नॉट सो हाई, नॉट सो हाई, इतना ज्यादा नहीं होता है। इनका कंडक्टिविटी जो होता है ये ग्रेटर देन इंसुलेटर्स एंड लेस देन कंडक्टर्स, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अच्छा चलो एक चीज पढ़ाता हूं तुम्हें, GLE, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है, अभी पढ़ाऊंगा। उससे पहले एक क्वेश्चन दे रखा है मैंने खुद को नहीं, तुम्हारे लिए लाया हूं, ठीक है। तो एक नीट का क्वेश्चन जो जे एस्पिरेंट को भी करना चाहिए। कोई जे की तैयारी कर रहा है, भाई मैं नीट का क्वेश्चन क्यों करूं, कतई बकलोल है बेटा। क्वेश्चन तो सेम टॉपिक से उठाना है, तुझे सब फाड़ना है, समझ है। और नीट वाले जे में इनके क्वेश्चन करो भाई, उन्हें तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है, वो सब फाड़ देंगे, बिल्कुल सारे क्वेश्चन बड़े प्यार से कर देंगे, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन क्या है, उसके बाद अपन करेंगे GLE, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है बेटा। क्वेश्चन क्या है भैया जी, पहले ये बताओ। 2 पॉइंट चार्जेस A एंड B, ठीक है भाई, हैविंग चार्जेस +Q एंड -Q रिस्पेक्टिवली are placed at certain distance apart and force acting between them is F। अरे ठीक है, एक है A पॉइंट जिसपे चार्ज कितना है +Q, दूसरा क्या है B पॉइंट चार्ज जिसपे चार्ज कितना है -Q। दोनों किसी एक फिक्स पॉइंट पे है, तो मतलब फिक्स डिस्टेंस पे है, तो डिस्टेंस मैं ही मान लेता हूँ, R मान लेता हूँ, ठीक है, दिया नहीं है मैंने, मान लिया। और दोनों के बीच का फोर्स कितना लग रहा है भाई? F लग रहा है, ठीक है। If 25% of charge of A is transferred to B, then force between the charges becomes 2। बहुत सुंदर क्वेश्चन, बहुत सुंदर क्वेश्चन। ऐसा सेम क्वेश्चन CBSE के MCQ में आया था, सिमिलर क्वेश्चन, ठीक है। यहां देखो, ओके भैया जी अब क्या हो रहा है, मतलब ना पहले तो ये सिनेरियो है बिल्कुल, ये +Q है -Q है, दोनों के बीच फोर्स कितना लग रहा है F, ऑब्वियसली अट्रैक्शन हो रहा होगा, कितना भैया जी K, Q1 की जगह Q, Q2 की जगह भी Q डिवाइडेड बाय R², तो दोनों के बीच फोर्स लग रहा है KQ² बाय R² लग रहा है। पर अब क्या हुआ इन सेकंड केस, क्या बोल रहे हैं बेटा कि 25% चार्ज A का B में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, 25% चार्ज A का B में ट्रांसफर कर दिया। पहले A पे चार्ज इतना था और B पे चार्ज इतना था, ठीक है। अब चार्ज चेंज हुआ होगा, तो अब A पे कितना बचेगा कोई बताएगा? तो QA डैश, न्यू चार्जेस को मैं डैश से डिनोट करूंगा। भैया जी बात पता क्या, पहले चार्ज इसका Q था ना, तो इसका 25% हटा दिया है, 25% ऑफ Q माइनस कर दो। यार समझ आ रहा है, मेरे पास मान लो पहले 100 रुपए थे,
अब उसमें से मैंने 25% किसी और को दे दिया, तो मतलब 100 माइनस 25% ऑफ 100, समझ आ रहा है? तो अब कितना बचेगा, ए पे कितना बचेगा नया चार्ज, क्यों था, पर इसे इसका 25% किसी और को दे दिया, तो 25% क्या हो जाएगा, माइनस। परसेंट का मतलब क्या होता है जल्दी बताओ, परसेंट, टोटल परसेंट 100 होता है यार, समझ रहे हो? ठीक है, और ये क्या है 25, ठीक है। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ऐसे, 100 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 75 कैपिटल क्यू बाय 100। कैंसिलेशन कर देते हैं 5 से, 5 से करेंगे तो 13, नहीं 15, और यहाँ कितना आएगा, पहले कैंसिलेशन कर ही देता हूं मैं, 5 से करो 15 20, 5 से दोबारा करो 3 और 4, तो 3/4 इंटू क्यू, ठीक है। अरे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब बी पे नया चार्ज कितना होगा, इतना ध्यान रखना, इतना ध्यान रखना, बी पे नया चार्ज कितना होगा। बी पे ऑलरेडी चार्ज कितना था, माइनस क्यू, बी पे चार्ज कितना था, माइनस क्यू था, इसे कितना मिल गया, 25% ऑफ क्यों मिल गया, प्लस करोगे भाई, क्या करोगे, प्लस। भैया ऐसा क्यों, प्लस क्यों कर रहे हो, ऐसे तो वैल्यू कम आ जाएगी। मान लो बेटा बी पे ना माइनस 10 कूलम था, मान लेते माइनस 10 कूलम था, ठीक है। बी पे नेगेटिव चार्ज था, ए पे पॉजिटिव चार्ज था, तो ए पे मान लेते हैं +8 कूलम था, ठीक है। अगर ए अपना कुछ देगा भी, मान लो इसे +2 कूलम ट्रांसफर कर रहा है, तो -10 + 2 इसका भी क्या हो जाएगा, क्योंकि ये देगा तो पॉजिटिव चार्ज ही देगा, पर माइनस और प्लस, मतलब यहां माइनस साइन आएगा, आई एम सो सॉरी, इट्स माय मिस्टेक बेटा, -8 कूलम, अरे मेरी गलती है, अरे बाबा कोई बात नहीं, हो जाता है, बड़ी बड़ी क्लासेस में छोटी छोटी बातें हो जाती है, कोई बात, ठीक है। अरे -2 + 2 -8 से आ गया, 8 कूलम आ गया, समझ आ रहा है? तो ये नेगेटिव चार्ज है, किसी को उसे पॉजिटिव चार्ज दे रहे हो तो उसे न्यूट्रलाइज ही करोगे तुम, आ रहा नहीं आ रहा समझ, उसका नेगेटिव चार्ज कम होगा कायदे से भाई। तो बी पे ऑलरेडी माइनस क्यू था, उसे ए चार्ज दे रहा है, पर ए पे तो पॉजिटिव है, वो तो पॉजिटिव देगा, तो इस पे माइनस क्यू है, ये तो प्लस दे रहा है 25% ऑफ कैपिटल क्यू, फिर ठीक है 25% कितना याद आ रहा है, यहां देखो माइनस क्यों, वही यार 25/100 क्यों। अच्छा इसे, ओ माय गॉड, इसे करोगे जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई, तो -100 क्यू + 25, तो -75 क्यू आएगा डिवाइडेड बाय 100, यानी 5 से कैंसिलेशन करो तो -3/4। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, ऑसम भैया जी। देयरफॉर न्यू फोर्स F डैश, डिस्टेंस चेंज नहीं किया भाई, तो डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, बस चार्ज ट्रांसफर किया, तो K क्यू A डैश क्यू B डैश डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर, तो K तो चलो सेम ही है, क्यू A डैश कितना हो गया 3/4, क्यू B डैश कितना हो गया, अरे माइनस साइन तो हम वैसे भी नहीं पुट करते, ये तो ये दिखा रहा बस अट्रैक्शन होगा, मैग्नीट्यूड पुट करते हैं कैलकुलेट करते टाइम, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ये नीचे लग रहा है, इसे थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर, तो भैया जी 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, K क्यू स्क्वायर बाय R स्क्वायर, अरे क्या था पुराना फोर्स, तो F डैश किसके इक्वल आ गया 9/16 टाइम्स पुराना फोर्स, यानी नया फोर्स 9/16 टाइम्स पुराना फोर्स हो जाएगा। समझ आए क्या, अति सुंदर क्वेश्चन, और कोई है क्या 9/16, मजा आ गया भैया जी, आगे चले। अरे भैया जी चलो चलो चलो, जीएलई पढ़ा दो, अब बहुत हो गया इंतजार, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, तो कुछ ऐसा होता है बेटा जीएलई, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। अब देखो पता है क्या, अब मान लो ना कोई भी बॉडी है, चार्ज है या अनचार्ज है, ठीक है, वो कैसे पता करे, तो इस वाले डिवाइस से आप पता कर सकते हो, जीएलई से, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से। या कोई बॉडी है, चार्ज है, पर कौन सा चार्ज है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, उसका पोलैरिटी भी इससे आप पता कर सकते हो। बहुत 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 बेसिक है, बहुत ज्यादा बेसिक है, कुछ नहीं कर रखा, देखो पता है क्या, ये जा रहा है बिल्कुल, ठीक है, यह एक कंडक्टर लटका रखा है, तुम पेंसिल का ग्रेफाइट भी लटका सकते हो, ठीक है, गोल्ड फॉइल लटका रखा है, गोल्ड इसलिए बहुत पतला काटा है, बहुत हल्का होता है, बहुत हल्का, आप यहाँ पे एल्यूमिनियम फॉइल भी ले सकते हो,
समझ आया? ठीक है। और यहाँ पे एक कंडक्टर है और ये ब्रास डिस्क है, ये भी कंडक्टर है। अब मान लो ना ये दो पतिया है बेटा, दो पतिया ऐसे बिल्कुल ऐसे 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 है दो पतिया, ठीक है। अगर दोनों सेम चार्ज होगा तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल। और दोनों सेम चार्ज है, मान लो ऑपोजिट चार्ज आ रहा है इसमें, तो न्यूट्रलाइज होके क्या करेगा, पास पास आएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, मान लो ये बहुत पास पास, पहले पास पास है, क्या बेटा ये बिल्कुल चिपके नहीं है, पास पास है, थोड़े थोड़े दूर है, बिल्कुल बिल्कुल थोड़े दूर। ठीक है। एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कर सकते हो कि एक आपने पेंसिल का ग्रेफाइट ले लिया, लोहे का रॉड ले लिया, समझ आया? ठीक है। और इसे क्या किया तुमने, यहाँ पे एल्यूमिनियम फॉइल है ना, जैसे वो एल्यूमिनियम फॉइल आता ना, वो रोटी लपेटने वाला, वो भी यूज कर सकते हो तुम, बहुत पतली प्लेट है, ठीक है। और बॉटल में कुछ सेटअप बना सकते हो ऐसा। जब आप कंघी को रगड़ो या किसी भी चीज को अपने सर पे रगड़ के, ठीक है, या रब करो, शरीर पे रब करके, रॉड को रब करके यहाँ टच करोगे, मान लो उस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो देखोगे फैलेगा। ये क्या होगा, ये फैलेगा। रीजन फैलने का मैं बताता हूं। जब इसको टच करवाए तो पॉजिटिव चार्ज अंदर आया, इस वाले साइड भी पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये वाला साइड भी क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो दोनों, ये वाला भी पॉजिटिव हो गया, ये वाला भी पॉजिटिव, तो दोनों आपस में क्या करेंगे, रिपेल। तो ये आप फैलता हुआ देखोगे। समझ आया? सेम नेगेटिव, अगर नेगेटिव आया तो इसमें भी नेगेटिव, इसमें भी नेगेटिव, फैलता हुआ दिखेगा। ठीक है। मान लो कि ऑलरेडी, अब कैसे पता लगे कि इस पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, तो इसे ऑलरेडी चार्ज करके रखो। मान लो इस पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, इस पे ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और तुम जो बॉडी ला रहे हो वो भी पॉजिटिव चार्ज वाला है, तुमने चिपकाया, मतलब ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, ऑलरेडी इन दोनों में क्या है, गैप है, ऑलरेडी इन दोनों में क्या है, गैप है, मतलब रिपल्शन हो रखा है। ठीक है। तुमने और पॉजिटिव चार्ज दे दिया इसे, तो इस पे और पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे भी और पॉजिटिव चार्ज आ गया, चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ा तो रिपल्शन भी बढ़ेगा, जो मतलब पहले थोड़ा फैला हुआ था वो और फैलना शुरू करेगा। समझ आया? तो इसे पता लगेगा, ये तो हमें पता था कि हमने इस पे पॉजिटिव चार्ज दिया या नेगेटिव। एक हम लाते हैं बॉडी जो कि चार्ज है, पर हमें नहीं पता उस पे पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, पर इस पे पॉजिटिव चार्ज है। इसे टच करवाने के बाद अगर ये फैला तो गारंटेड सेम नेचर के होंगे, ठीक है, ठीक है, यानी ये भी पॉजिटिव हुआ। और अगर मान लो कि अगर ये नेगेटिव हुआ तो सीन क्या होगा, तो माइनस चार्ज आएगा, अब अंदर से क्या आएगा, माइनस चार्ज, इसे टच करवाओगे माइनस चार्ज आएगा, और जो पहले पॉजिटिव हो रखा है उसे क्या करेगा, न्यूट्रलाइज, क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज, चार्ज को खत्म कर देगा। यानी जो ये पहले ही फैला हुआ है, पॉजिटिवली चार्ज है दोनों, ये भी, और इस पे आ रहा है नेगेटिव, तो दोनों न्यूट्रल होकर चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा और चिपकेगा। तो मोशन ऐसे ना जाके कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। समझ आया? ये हमारा GLE थ्योरी है। समझ आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आ रहा बेटा जी, समझ, कोई दिक्कत, पक्का नहीं है, पक्का नहीं है, ऑसम, मजा आ गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन लाया बेटा जी आपके लिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाया ढूंढ के। Two identical charge spheres suspended from a common point by two massless string of length L are initially at a distance D और D less than L है। ठीक है भाई। Apart because of their mutual repulsion, ठीक है, the charges begin to leak from both the sphere at a constant rate. As a result, the sphere approach each other with a velocity v. Then v varies as a function of distance x between the spheres. ये अति सुंदर क्वेश्चन, मेरे लिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन लगा, बहुत बेस्ट क्वेश्चन लगा भाई। जेई वाला बच्चा अगर इसको नहीं कर रहा तो भाई वो लूल है। साफ सिंपल बात, साफ सिंपल बात। क्वेश्चन पता है क्या, क्वेश्चन है दो आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर है भाई, ठीक है, दोनों में सेम चार्ज है, मासलेस स्ट्रिंग से लटक रहे हैं, लेंथ L, इनिशियली डिस्टेंस D अपार्ट है। दोनों वैसे तो भैया कायदे से दोनों ऐसे क्यों नहीं है, पास पास क्यों नहीं है, अरे ये भी पॉजिटिव है मान लो, अरे भी पॉजिटिव है, दोनों सेम है ना, तो पास पास थोड़े रहेंगे, और रिपल्शन के कारण कहाँ रहेंगे, दूर दूर रहेंगे। तो इनिशियली ऐसे है, इनिशियली कैसे भैया जी बना दो, इनिशियली ये ऐसे है, D डिस्टेंस अपार्ट है बेटा, कितना डिस्टेंस अपार्ट है, D डिस्टेंस अपार्ट है ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्शन। बहुत बढ़िया, ठीक है, और इसका लेंथ कितना है जल्दी बताओ, L, रस्सी का लेंथ L है, ठीक है।
अब क्या बोल रहा है, द चार्जेस बिगिन टू लीक फ्रॉम बोथ स्फीयर्स। ओ भाई, दोनों स्फीयर से चार्ज क्या कर रहा है, लीक, हवा में लीक कर रहा है, मान लेते हैं चार्ज, यानी चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम। तो ये दोनों जो पहले फैले हुए थे, ठीक है, एक बॉल यहाँ पे एक बॉल यहाँ पे फैले हुए थे इक्विलिब्रियम में, अब चार्ज इससे भी फ्लो हो रहा है, इससे भी फ्लो हो रहा है बाहर, तो इसका भी मैग्नीट्यूड कम होगा, इसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम। तो मैग्नीट्यूड कम होगा तो फोर्स भी तो कम होगा, फोर्स कम होगा तो ये पास पास आएंगे, और जिस वेलोसिटी से वो पास आ रहे हो, क्या वेलोसिटी, v, then v varies as a function of distance x between the sphere as v और x में क्या रिलेशन है। अति सुंदर क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन आया समझ, आंसर तो निकाल लेंगे, क्वेश्चन आया समझ, बहुत बढ़िया। अब देखो भैया, मान लेते हैं ये यार ऑब्वियसली इधर को आ रहा है और ये इधर को आ रहा है, एट एनी पॉइंट मान लेते हैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या था, x, पहले d डिस्टेंस दूर थे, तो अभी लीक हो रहे चार, तो ऐसे पास पास आ रहे वेलोसिटी v से, तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मान लेते हैं डिस्टेंस कितना है, जल्दी बताओ, x डिस्टेंस है। अरे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं भैया जी, आ रहा है समझ, ठीक है, ओके। मान लेते हैं उस टाइम यहाँ एंगल कितना है, थीटा, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। भैया यहाँ क्या लग रहा होगा, टेंशन, नीचे क्या लग रहा होगा, mg, तो t को रिजोल्व करो, t साइन थीटा, और यार ना मैंने इसको ना t साइन थीटा को यहाँ लिखता हूँ ताकि यहाँ मेरे पास जगह है, t साइन थीटा, ठीक है, और यहाँ क्या होगा, t कॉस थीटा, समझ आया भैया। एक और चीज, एक फोर्स होगा अभी इन दोनों के बीच का, क्या हो रहा होगा, रिपल्शन, रिपल्सिव फोर्स। अरे हाँ या ना, हाँ या ना, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अच्छा ठीक है जी भैया, यहाँ क्लियरली हमें पता है कि टी साइन थीटा किसके इक्वल है, टी साइन थीटा किसके इक्वल है, फोर्स के इक्वल है, ठीक है, और जो कि फोर्स किसके इक्वल है अपने आप में, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, क्या है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। भाई दोनों आइडेंटिकल चार्जेस है, तो Q1 Q2 की जगह अपन क्या ले लेते हैं, Q1 भी Q, Q2 भी Q, R की जगह क्या लेंगे इधर, X, क्योंकि X दूरी पे है, समझ रहे हो, तो यानी T साइन थीटा किसके इक्वल आ रहा है, के Q स्क्वायर बाय X स्क्वायर, एंड T कॉस थीटा किसके इक्वल आ रहा है, T कॉस थीटा mg के इक्वल आ रहा है, देयरफॉर डिवाइड कर दो दोनों को, ठीक है, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देते हैं, ऊपर है टी साइन थीटा, नीचे टी कॉस थीटा, यहाँ पे क्या है, के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, नीचे क्या है mg, ठीक है, तो ये कट गया, टेन थीटा इसके को लाया बेटा, टेन थीटा, के क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर, mg इसी के नीचे आ जाएगा, बहुत बढ़िया। अच्छा ये कंफ्यूज ना होना, ये x नहीं है, ठीक है, ये mg है, मल्टीप्लाई हो रहा है, डॉट लगा लो, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं भैया जी, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब रुको, थोड़ा ध्यान दो इधर बेटा, थोड़ा ध्यान दो भैया, टेन थीटा का क्या पंगा है बताओ, टेन थीटा का क्या पंगा है, टेन थीटा होता क्या, यहां से ऐसे ऐसे करते, यहां से ऐसे करते, यहाँ 90 बनता, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। एक्चुअली में ना टेन थीटा यूज नहीं कर सकते यहाँ पे, रीजन मैं बताता हूँ तुम्हें, एंगल चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा होगा, मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखो बेटा, ये ऐसे है, तो इन ऐसे जैसे पास पास आएगा, ये देख लो वर्टिकल डिस्टेंस बढ़ रहा है, देख रहे हो, ये दूर दूर है, पास पास आएगा, ये डिस्टेंस भी वेरी कर रहा है, एक और वेरिएबल आ जाएगा इधर, एक्स ऑलरेडी वेरिएबल है, ठीक है, तो ये टोटल एक्स है, तो ये आधा कितना हो जाएगा, एक्स बाय 2, ठीक है, इसे अगर मैं y मान भी लूं, क्यों पंगे लेने, y को वेरिएबल की तरह ट्रीट करना होगा, समझ आया, ठीक है, ऐसे है, मान लो ना ऐसे है, एक लाइन इनको मिला रहा है, तो वर्टिकल दूरी देखो कम है, जैसे थोड़ा पास पास आ रहा है, पास पास देखो वर्टिकल दूरी बढ़ी, समझ आया, तो ये चेंज होगा, पर टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये नहीं ले सकते अपन,
भैया एंगल ऑलरेडी स्मॉल होता है, वैसे भी इन्होंने बोला हुआ है कि डिस्टेंस बहुत कम है लेंथ के मुकाबले। देखो लेंथ ज्यादा है, मतलब ये लेंथ बहुत ज्यादा एज कंपेयर टू डी, तो थीटा तो कम ही होगा। समझ आया? थीटा स्मॉल है, सिंस थीटा क्या है, स्मॉल, देयरफॉर टेन थीटा की जगह आप साइन थीटा भी लिख सकते हो। तो टेन थीटा की जगह साइन थीटा लिख लो, टेन थीटा की जगह साइन थीटा। अब पता लगा यहाँ पे टेन डायरेक्ट यूज क्यों नहीं किया, के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर एम जी। अति सुंदर क्वेश्चन, इसलिए मैं वर्थ इट समझता हूँ इस क्वेश्चन को काफी। ठीक है, हाँ बच्चों के लिए, बच्चों के कॉन्सेप्ट को बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा से फायदा क्या होगा, साइन थीटा होता है पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर एक्स बाय टू आ गया, और हाइपोटेन्यूज क्या है, एल, जो कि चेंज नहीं होगा। अबे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग थोड़ी चेंज होगा, रस्सी का लेंथ थोड़ी चेंज होगा, जो कि कांस्टेंट है, के क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर एम जी। समझ आए? यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ एक्स है, क्योंकि ये पास पास आ रहे हैं, तो एक्स चेंज हो रहा है, दूरी चेंज हो रहा है, और चार्ज लीक कर रहा है, तो क्यू वेरिएबल है, क्यू और एक्स वेरिएबल है, बाकी सारे क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो एक्स बाय टू एल इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर एम जी। एक्स स्क्वायर को यहां भेज दो बेटा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब। ठीक है, 2l वहां भेज दो, और के भी वहां, एम जी भी इधर, और यहाँ क्यू स्क्वायर है। बेटा ये ध्यान दो, कांस्टेंट है पूरा, ये पूरा क्या है, कांस्टेंट। के ऑलरेडी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि कांस्टेंट होता है, लेंथ चेंज नहीं होगा, मास और जी थोड़ी चेंज होगा भाई। यानी दिस इंप्लाइज, इसको आप कैसे लिख सकते हो, एक्स क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यू स्क्वायर के, सिर्फ क्यू स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। समझ आ रहे हैं? या इसकी जगह ए बी सी कुछ भी लिख दो, जो कि ये इसके इक्वल है, कांस्टेंट के इक्वल है। अच्छा, अब थोड़ा ध्यान दो बेटा, थोड़ा ध्यान दो मेरे बच्चे, थोड़ा ध्यान दो। हाँ भाई, हाँ ठीक है, अरे कोई दिक्कत, अरे कोई परेशानी नहीं। अच्छा, क्यूब वहां जाके क्या हो जाएगा, वहां जाके क्या हो जाएगा, क्यूब रूट, यार पावर 3 है, वहां जाके 1/3 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, dx बाय dt करते हैं, dx बाय dt, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, यहां भी पावर आगे, और पावर में से एक माइनस, यहां ना वेलोसिटी आ जाएगा, और चार्ज एक कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है, ऐसा मत करो, चार्ज को ना मैंने रखना नहीं है, चार्ज यहाँ कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट नहीं है, मतलब कांस्टेंट रेट से लीक कर रहा है। देखो क्यों कांस्टेंट नहीं है, चार्ज कांस्टेंट नहीं है, चार्ज जिस रेट से लीक कर रहा है ना स्फीयर से, बॉल से, वो कांस्टेंट है। यानी डी क्यू बाय डी टी कांस्टेंट है भाई, चार्ज कांस्टेंट नहीं है, डी क्यू बाय डी टी कांस्टेंट है। यार चार्ज तो कम ही हो रहा है, पर जिस रेट से कम हो रहा है वो कांस्टेंट है, तो मैं क्यू को रहने दूंगा, स्क्वायर को वहां भेजूंगा, मैं ना स्क्वायर को यहां भेजूंगा, है ना, पावर 2 है, वहां से क्या हो जाएगा, 1/2, बहुत बड़ी। ठीक है, ताकि मैं डिफ्रेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोथ साइड, तो इसका पावर आगे, और पावर में से एक माइनस। ठीक है, ठीक है, और एक चीज आएगा dx बाय dt, सबको पता है मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं, तो यहाँ dq बाय dt क्यू का 1 हुआ, और फिर dq बाय dt, x का पावर 3/2, तो 3/2 आगे, 3/2 में से एक माइनस, तो ये तो पावर का हुआ, x का क्या होगा, dx बाय dt। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब रुको, x बचे कोई दिक्कत नहीं है, क्यों नहीं बचना चाहिए था, समझ आया? और dq बाय dt को ही क्या कहते हैं अपन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, वो क्या है, कांस्टेंट है। ओ माय गॉड, देयरफॉर या दिस इंप्लाइज dx बाय dt को इधर रहने दो भैया जी, यहाँ dq बाय dt था, dq बाय dt था, 2 डिवाइड वहां जाके मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई आके डिवाइड, और यहाँ x का पावर क्या बचता, जल्दी बताओ, x का पावर 1/2, x का पावर 1/2, 1/2 आता ना, पर यहाँ के डिवाइड आ जाएगा ना, फिर नहीं आया समझ, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, यहां बचेगा
एक्स का पावर 1/2, वहां जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, समझ आ रहा है? अब थोड़ा ध्यान दो, dx बाय dt, dx बाय dt, भाई ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो इसे यहीं पे समा दो, यहीं पे समा जाएगा, समझ आ रहा है? कांस्टेंट को हटा सकते हो आप प्रोपोर्शनैलिटी के साइन से, ठीक है? प्रोपोर्शनैलिटी के साइन में ही समा गया हो, तो बचा क्या? 1/x का पावर 1/2, यानी dx बाय dt, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? x का पावर -1/2। और थोड़ा ध्यान दो मेरे बच्चे, इसको पहले तो लॉक करता हूं मैं, इसको करते हैं लॉक। थोड़ा ध्यान दो, अबे dx बाय dt को ही क्या बोलोगे? वेलोसिटी। dx बाय dt को ही क्या बोलोगे? वेलोसिटी। dx बाय dt वेलोसिटी, कि x ए था, इन दोनों के बीच का सेपरेशन था, तो x किस रेट से घट रहा है? x किस रेट से घट रहा है, वही तो वेलोसिटी होगा, ठीक है? dx बाय dt क्या होता है? वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x का पावर -1/2, x का पावर -1/2। आंसर ये, अति सुंदर क्वेश्चन, बहुत सही क्वेश्चन था, यहां तक तो बहुत आसान था। थोड़ा यहां ध्यान देना था कि टेन थीटा को यूज नहीं कर सकते तो साइन थीटा यूज करेंगे, ठीक है? पहली बात। और जहां जहां कौन कौन वेरिएबल है, क्यों चेंज हो रहा है, पर क्यों जिस रेट से चेंज हो रहा है वो कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट नहीं है? क्यों वेरिएबल एक्स वेरिएबल है, ठीक है? तो इन सबको कांस्टेंट के में हटा दिया। मुझे ना, अगर मैं पता है ऐसा क्यों हुआ, मैं आपको बताता हूं। यह बात पता है क्या है, अगर मैंने ऐसा कुछ किया होता ना कि ये पावर यहां भेज देता, एक्स वाला पावर यहां भेज देता है, ठीक है? तो क्यों 2/3, तो जब मैं dx बाय dt करता ना, तो पहली बात इसका पावर आगे आता 2/3, पावर में से एक माइनस होता, फिर dq बाय dt आता, ठीक है? तो क्यों रह जाता अभी भी, और क्यों कांस्टेंट नहीं है बल्कि क्या है? वेरिएबल है भाई। तो इसलिए पावर क्यू को मैंने ऐसे रहने दिया, और एक्स तो मुझे एज ए आंसर में चाहिए, तो पहली बात क्यू का पावर हटाया मैंने, dq बाय dt किया, ताकि क्यू बचे ही ना, क्यू का 1, और फिर टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो dq बाय dt, ठीक है? फिर यहाँ x और dx के टर्म में आ गया, ठीक है? और dq बाय dt भी क्या दिया हुआ था? कांस्टेंट, तो बस फिर ऐसे आ गया। अति सुंदर क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअली क्लियर है भाई, प्रैक्टिस करोगे तो आई जाएगा, पर रटना मत। तो ठीक है बेटा, क्लियर है, चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है? बहुत बढ़िया, ठीक है भाई, 2013 का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, सबसे सुंदर क्वेश्चन है, ठीक है? टू पिच नहीं है, पिथ है, टू पिथ बॉल्स carrying equal charges are suspended from a common point by string of equal length. The equilibrium separation between them is r, ठीक है? तो भाई देखो ना, ये देख सकते हो, दो यहां से पिथ बॉल लटक रहे हैं, समझ आ रहा है? और कितना सेपरेशन है दोनों में? आर का सेपरेशन है। क्यों भाई? क्योंकि इक्वल चार्जेस है, तो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है एट ए डिस्टेंस आर, ठीक है जी? बहुत बढ़िया। नाउ द स्ट्रिंग आर रिजिडली clamped at half the height, the equilibrium separation between the balls now become, क्या कह रहा है? पहले तो आप क्वेश्चन समझो भैया जी, ये कह रहा है कि दो बॉल थे, छोटे छोटे पिथ बॉल थे, ठीक है? सिमिलर चार्ज है, मतलब या तो दोनों में पॉजिटिव है, दोनों में नेगेटिव है, मैग्नीट्यूड में भी इक्वल है ना? स्ट्रिंग से ऐसे लटका रखे थे एक पॉइंट से, दोनों के बीच रिपल्शन था, तो आर दूरी पे है, ठीक है? ठीक है, एंड क्लियरली देख सकते हो फिगर में, ये y है, वर्टिकल डिस्टेंस कितना है? जिस पॉइंट से लटकाया हुआ है y है, ठीक है? अब क्या किया है, इस पॉइंट से पहले क्लैंप किया हुआ था, क्लैंप मतलब बांधा हुआ था, लटकाया हुआ था, समझ आ रहा है? ठीक है, अब क्या किया है, जैसे इस पॉइंट से ऐसे लटका रखा था, अब हाफ डिस्टेंस से लटका है, इस पॉइंट से नहीं, इसके हाफ डिस्टेंस से लटका दिया, यानी y/2 डिस्टेंस से लटका दिया, देखो, ठीक है? ठीक है, एंड कॉमन सेंस होना चाहिए, ध्यान दो, ये चीज है, ठीक है? और अगर इनको ऐसे ऐसे था पहले, ये पास लाएंगे तो ये दूरी क्या होगी? बढ़ेगी, आर क्या होगा? बढ़ेगा, समझ आया? ठीक है,
द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द बॉल्स बिकम, ये आर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये आर है तो ये क्या होना चाहिए, आर डैश होना चाहिए। समझ आ रहा है, क्या होना चाहिए, आर डैश। ठीक है, पहले बेटा देखो, पहले y ऊपर लटका रखा था, अब y/2 पे लटका रखा है। ठीक है, तो सेपरेशन में चेंज आएगा। अब नया वाला सेपरेशन, ठीक है, पुराने वाले सेपरेशन के मुकाबले कितना है, कैसे है, वो सारा अपन क्या करेंगे, कैलकुलेट। समझ आ गया? ओके, पहले चिल आउट करेंगे भैया जी, दोबारा क्वेश्चन समझते हैं। वी हैव 2 पिथ बॉल्स, ठीक है, क्लैम्प्ड फ्रॉम अ सेम पॉइंट। ठीक है बेटा, ठीक है, एंड अभी जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो कितना है, आर है। क्या है, आर। अच्छा भैया जी, कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, तो पहली बात तो मैं ये डिस्टेंस लिख देता हूं। ये डिस्टेंस कितना है, क्या हो जाता है कभी कभी बोर्ड को, 2 मिनट रुको। ठीक है, ये वाई डिस्टेंस है। ठीक है जी, ये दूरी कितनी हो जाएगी, r/2। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान दो। मान लेते हैं इसका मास m है, तो इसका mg नीचे एक्ट कर रहा होगा। समझ आया? इधर क्या एक्ट कर रहा होगा, टेंशन एक्ट कर रहा होगा। अच्छा, मान लेते हैं एंगल थीटा है, तो अपने आप ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। तो t को रिजोल्व करो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, t sin थीटा। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा, t cos थीटा। क्लियर है भैया जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। एक इनके बीच फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा होगा, जो कि क्या है, जल्दी बताओ, Fe है। क्लियर है? ठीक है, अब क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, तो मुझे पता है। अच्छा, इसको Fe बोलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या F बोलो, बात क्या है, सेम। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मुझे पता है भैया जी, T sin थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, T sin थीटा फोर्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और T cos थीटा mg के इक्वल हो जाएगा। बहुत बढ़िया, और दोनों को डिवाइड ही कर दो। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को क्या किया, डिवाइड। तो T sin थीटा डिवाइडेड बाय T cos थीटा F बाय mg। समझ आ रहा है क्या? बहुत बढ़िया, T से ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, थोड़ा ध्यान देना, tan थीटा। भैया फोर्स को कैसे लिखोगे, K Q1 Q2, क्योंकि लाइक चार्जेस है। अगर ये चार्ज Q है तो इसका भी क्या होगा, Q। Q1 भी Q है, Q2 भी Q है। R स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, R स्क्वायर। और नीचे क्या आ जाएगा इसके, mg। हाँ भाई, तो यहां से भैया जी tan थीटा। अब थोड़ा ध्यान दो, tan थीटा को अपन कैसे लिख सकते हैं, सवाल ये है भैया। tan थीटा क्या होता है, जल्दी बताओ, P/B। ये 90 का एंगल है, थीटा का सामने वाला परपेंडिकुलर और थीटा का साथ वाला बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, जल्दी बताओ, r/2, और बेस कितना है, y। समझ आ रहा है? और यहां क्या हो गया, k Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर mg। इस इक्वेशन को अपन दे देते हैं थर्ड इक्वेशन। फिलहाल यही कंक्लूजन निकाल सकते हैं, और क्या निकाल सकते हैं, ठीक है। और ज्यादा क्या कर सकते हैं, इसको 2 को नीचे भेज दो, r/2y, ठीक है, इज इक्वल्स टू k Q स्क्वायर R स्क्वायर mg। और कुछ नहीं कर सकते भैया, और क्या करेंगे, ठीक है। अब केस 2 की ओर चलते हैं मेरे बच्चे। किसकी ओर, केस 2 की ओर, केस 2 की ओर। जब सिनेरियो ऐसा कर दिया इन्होंने, ये वाला सिनेरियो कर दिया, ठीक है। अब क्या किया इन्होंने, ये वर्टिकल डिस्टेंस y था, तो यहां से नहीं लटकाया, बल्कि हाफ डिस्टेंस से लटकाया, हाफ डिस्टेंस से लटकाया। अच्छे से बना देते हैं थोड़ा, ठीक है बेटा। अरे बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर ये पूरा y था, हाफ डिस्टेंस क्या हो जाएगा, y/2, ठीक है। दूरी मैंने r डैश माना है ना, ये पूरा क्या माना है, r डैश, ये पूरा दूरी क्या है, r डैश। तो आधा दूरी कितना हो जाएगा, r डैश बाय 2। समझ आ रहा है, यहां 90 का एंगल बनेगा। क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। क्या सेम फोर्स लगेगा, क्या सेम फोर्स लगेगा, नहीं, क्योंकि दूरी में चेंज आया है। तो इसको जो अब जो यहाँ फोर्स लग रहा है उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, F डैश बोल रहा हूँ। समझ आ रहा है, यहाँ जो टेंशन लग रहा है उसको मैं क्या बोल देता हूँ, T डैश, ठीक है। नीचे तो mg। और अगर अब थोड़ा ध्यान दो बेटा, अगर यहाँ पे ठिट्टा बन रहा है तो क्या यहाँ भी ठिट्टा बनेगा, यार क्लियरली पता लग रहा है यहाँ एंगल कम था और यहाँ एंगल ज्यादा होगा। समझ आ रहा है क्या, एंगल भी सेम नहीं होगा, इसे भी ठिट्टा डैश बोल देते हैं।
समझ आया? बहुत बढ़िया भैया जी, मजा आ गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो इसे रिजॉल्व करो। तो पहली बात, अगर ये थीटा डैश है, ये भी कितना हो जाएगा? थीटा डैश। तो टी को रिजॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा? टी साइन थीटा डैश और टी, अच्छा टी डैश आएगा इधर, है ना? टी डैश साइन थीटा डैश और यहाँ आ जाएगा टी डैश कॉस थीटा डैश। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है यार? सेम इक्वेशन बनेगा, मैं सच बोलूं तो सेम इक्वेशन बनेगा। यहाँ देखो tan थीटा इज इक्वल टू दिस, बस थीटा की जगह क्या आएगा? थीटा डैश आएगा और r की जगह क्या आएगा? r डैश आएगा। समझ आ रहा है? यकीन नहीं है तो यहाँ भी देख लो बेटा। यहाँ अगर आप t डैश साइन थीटा डैश इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा? f डैश, ठीक है, और t डैश कॉस थीटा डैश किसके इक्वल आ जाएगा? mg के। मैंने डायरेक्ट डिवाइड भी कर दिया, ठीक है, ये कट गया, ये आ गया tan थीटा डैश। फोर्स कितना लग रहा होगा जल्दी बताओ? के तो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, मीडियम पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्यों? चार्जेस सेम है, क्यों स्क्वायर, बस आर की जगह क्या आएगा? आर डैश का स्क्वायर इनटू mg। देखा, सेम ही है लगभग, क्या है? सेम, बस आर की जगह क्या है? आर डैश, और tan थीटा की जगह क्या है? tan थीटा डैश। आप डायरेक्ट लिख सकते थे सिमिलरली करके, ठीक है। महसूस हुआ? पक्का हुआ महसूस? इसके बाद ये डायग्राम बनाने के बाद आप सिमिलरली करके आप इस रिजल्ट तक पहुंच सकते थे। क्लियर है? ओके ओके। पर भैया जी tan थीटा डैश क्या होगा? तो इसका भी परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो अब थोड़ा ध्यान दो, अब इसका जो परपेंडिकुलर है ना, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो आर डैश बाय 2 है, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, ठीक है। पर बेस है ना, वाई नहीं है, क्या है? y बाय 2, ठीक है। ये आ गया के क्यू स्क्वायर आर डैश का स्क्वायर इनटू mg। तो यहां तो 2 से 2 कट जाएगा, अरे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो ये आ गया आर डैश बाय वाई के क्यू स्क्वायर आर डैश का स्क्वायर इनटू mg। अब थोड़ा ध्यान दो, अब थोड़ा ध्यान दो, यहाँ क्या चीज कांस्टेंट रहने वाला है? आर को यहाँ भेजना, ये क्या हो जाएगा? आर क्यूब बाय 2y के क्यू स्क्वायर बाय mg। ये तो कांस्टेंट ही है, ठीक है, ठीक है। इसकी जगह मैं क्या करने वाला हूं, थोड़ा ध्यान दो, आर डैश को वहां भेज दो, क्या आ जाएगा? आर डैश का क्यूब डिवाइडेड बाय वाई, ठीक है। यहां क्या आ जाएगा? के क्यू स्क्वायर बाय mg। इसकी वैल्यू यहां से पुट कर लो, इसकी वैल्यू यहां से पुट कर लो, समझ आया है ना? देयरफॉर आर डैश क्यूब डिवाइडेड बाय वाई किसके इक्वल आ रहा है? आर क्यूब डिवाइडेड बाय 2y। तो भैया जी पहली बात, y से y गया, y से y गया, क्या आया? आर डैश क्यूब आर क्यूब, क्या हो गया? कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, इसे अंदर भेजो, इसे थोड़ा ऊपर भेजो, इसे भी ऊपर भेजो, ठीक है। अच्छा, डिवाइडेड बाय 2, अच्छा यहाँ क्यूब है, सबको अच्छे से पता है ये क्यूब है, वहां जाके क्या होगा? क्यूब रूट, जैसे पावर 3 है तो वहां जाके पावर 1/3 हो जाएगा, और ये पावर बढ़ जाएगा दोनों में, ऊपर वाले में बटेगा तो 3 से 3 कट जाएगा, तो यहां तो चलो 3 से 3 कट गया, नीचे वाले में बटेगा तो क्या होगा? 2 का पावर 1/3। 1/3 का मतलब क्या होता है? क्यूब रूट। क्यूब रूट को कैसे लिखते हैं? r डिवाइडेड बाय √2, यहाँ 3 लगा दो, ठीक है। नोट करना भाई, नोट करना, एक चीज नोट करना है कि अगर स्क्वायर रूट होता है ना, स्क्वायर रूट कहते हैं इसे, पावर 1/2, तो इसे सिंपल √2 लिखते हैं। अगर क्यूब रूट होता 1/3, तो यहां अगर आपने 3 नहीं लगाया गलत हो जाएगा, क्यूब रूट ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। अगर फिफ्थ रूट होता 1/5, तो आप इसको कैसे लिखोगे? ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो नया वाला डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा? r डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 2। तो ऑप्शन कौन सा है बेटा? नया वाला डिस्टेंस यानी न्यू सेपरेशन, क्या हुआ? r डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, अच्छे से आया समझ? पक्का? गुड, ग्रेट, ठीक है। थोड़ा सा आया समझ? अरे भाई एक चीज थोड़ा ध्यान में रखना, क्या? सिमिलरली करके भी इस रिजल्ट तक पहुंच सकते थे आप, समझ आया? बस जहां tan थीटा वहां tan थीटा डैश, और r की जगह
आर डैश। ठीक है, मजा आ रहा है, स्वाद आया, आसान क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया। आगे चलो भाई, ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा। हाँ जी, 2017 का। सपोज द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली। ठीक है, वैसे तो चार्ज इक्वल होता है, जितना प्रोटॉन पे होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पे होता है, पर क्वेश्चन में बोल रहा है मान लो भाई थोड़ा सा डिफरेंस है चार्ज ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन में। वन ऑफ देम इज माइनस ई, एक क्या है माइनस ई, एंड द अदर इज ई प्लस डेल्टा ई। तो जो नेगेटिव है ऑब्वियस वो इलेक्ट्रॉन होगा, और जो पॉजिटिव हो क्या है प्रोटॉन। प्रोटॉन का चार्ज थोड़ा सा ज्यादा है, कितना ज्यादा है, डेल्टा ई से ज्यादा है। समझ आ रहा है? ओके, इफ द नेट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस डी मच ग्रेटर देन द एटॉमिक साइज अपार्ट इज जीरो, ठीक है, देन डेल्टा ई इज ऑफ द ऑर्डर, और मास ऑफ हाइड्रोजन गिवन है। पहली बात तो क्वेश्चन समझो यार, नेट if the net electrostatic force and gravitational force between two hydrogen atom placed at a distance d, दो हाइड्रोजन एटम है, एक ए है मान लो और ए ये है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, डी है, और डी काफी ज्यादा एज कंपेयर टू देयर रेडियस एटॉमिक साइज। ठीक है, रेडियस बहुत इतू सा है, इनका एटॉमिक साइज इतू सा है, और डिस्टेंस काफी ज्यादा है, तो इनको पॉइंट चार्ज की तरह आप ले सकते हो, कहने का मतलब ये है। समझ आ रहा है? ठीक है, जब चार्ज बॉडीज है, दो चार्ज बॉडीज के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू देयर साइज, तो वो दो बॉडीज को आप पॉइंट चार्ज ले सकते हो, जस्ट इसलिए बोले लाइन, और कुछ नहीं। समझ आया? अब रुको थोड़ा सा, एक हाइड्रोजन का एटम ए है, एक ए है। हाइड्रोजन के एटम में जनरली एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब लोग ये न्यूट्रल होगा ना, ना ना, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना है, नेट चार्ज प्रोटॉन के ऊपर इतना है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना है, यानी चार्ज ऑफ प्रोटॉन प्लस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज ई प्लस डेल्टा ई है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस ई है, तो डेल्टा ई चार्ज रहेगा भाई, यानी नेट चार्ज इस पे कितना है, डेल्टा ई, और इस पे भी नेट चार्ज कितना है, डेल्टा ई। एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, अगर दोनों पे इक्वल चार्ज होता, अगर दोनों पे क्या होता, इक्वल चार्ज, तो न्यूट्रल होता। पर उसने बोला मान ले बेटा प्रोटॉन का चार्ज थोड़ा सा ज्यादा होता है, कितना ज्यादा होता है, डेल्टा ई। ठीक है, तो डेल्टा ई रहेगा ना, प्रोटॉन पे ई प्लस डेल्टा ई है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस ई है, तो नेट कितना होगा, ई प्लस डेल्टा ई माइनस ई से ही कट जाएगा, डेल्टा ई बचेगा पॉजिटिव में। समझ आया? नहीं आया समझ? बीबी आया अच्छे से समझ, आकृति नहीं आया समझ, पक्का खमा कसम, फिर ठीक है। अच्छा देखो देखो, इतना तो क्वेश्चन आ गया भैया जी, समझ आगे क्या बोल रहा है कि द नेट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, ओ माय गॉड, दो तरह के फोर्सेस की बात की है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस डी, ठीक है, अपार्ट इज जीरो, ओ माय गॉड, डी अपार्ट इज जीरो, यानी इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहा है और क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है, पर दोनों का नेट फोर्स क्या है, जीरो। भैया जी क्योंकि दोनों पे नेट चार्ज है कुछ, तो दोनों पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहां लग रहा होगा, एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, इसमें एफ ई से बोल देता हूं, ई फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक। इधर ही क्यों लग रहा है भाई, अरे दोनों पे सेम चार्ज है ना, आइडेंटिकल चार्ज है, तो रिपेल करेगा, और इनके मासेस के वजह से ये दोनों आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा एक दूसरे की ओर लगता है, एफ जी फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स, एफ ई फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये दोनों इक्वल होंगे तभी नेट फोर्स जीरो है। यानी मैं क्या कह रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल होगा तभी तो नेट फोर्स क्या है, जीरो। अरे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। डेल्टा ई किस ऑर्डर का है ये बता दो, ये जो डेल्टा ई है इसका ऑर्डर क्या है, कोई बात नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है जल्दी बताओ। ओके, के लिखो या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखो। Q1 की जगह क्या है, डेल्टा ई, Q2 की जगह भी क्या है, डेल्टा ई, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, यानी डिस्टेंस का स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना क्या होता है, कैपिटल जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर डी स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान दो मेरे बच्चे,
ये भी क्या है, हाइड्रोजन एटम, और ये भी क्या है, हाइड्रोजन एटम। तो M1 की जगह क्या आएगा, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, और M2 की जगह भी क्या आएगा, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। समझ आया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। यानी अब क्या हुआ, पहली बात तो देखो भैया जी, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट गया, ठीक है, ठीक है, डेल्टा ई का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, जी एम एच स्क्वायर, मास ऑफ हाइड्रोजन का स्क्वायर, ए डिवाइड हो रहा है, यहाँ के क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। या वैल्यूज पुट कर देते तो ज्यादा अच्छा रहता, चलो इट्स ओके कोई नहीं, अब वैल्यूज पुट कर दो, अब वैल्यूज पुट कर दो, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, ठीक है, ओके। ये स्क्वायर वहां जाके रूट बनाओगे, स्क्वायर वहां जाके रूट बना दो तो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम बाहर आ जाएगा, स्क्वायर है ना, तो रूट के अंदर कौन रह जाएगा, जी इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इनकी वैल्यू पुट करो, देयरफॉर, ठीक है। अब कईयों को लग रहा होगा कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट में 4 बाहर ले लो, भाई क्यों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की इकट्ठे वैल्यू पुट किया करूं, आसान रहेगा यार। मुझे पता है ना कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है भैया जी एसआई यूनिट में, 9 इंटू 10⁹ एसआई यूनिट में 9 इंटू 10⁹। अरे इसका उल्टा कर दो तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, तो इसका भी उल्टा कर दो 1/9 इंटू 10⁹। समझ आ रहा है क्या, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। देयरफॉर डेल्टा ई किसके इक्वल हो गया, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना दिया हुआ है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। जी की वैल्यू कितनी दी है, जी की वैल्यू दी कितनी है, दी थोड़ी है, हमें याद है जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 एसआई यूनिट में होता है, ठीक है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका तो आएगा 1/9 इंटू 10⁹, ठीक है भाई। अपने को ऑर्डर से मतलब है, और देखो पावर 10 पावर दिए हुए सिर्फ, ठीक है। यानी देयरफॉर डेल्टा ई का ऑर्डर, ऑर्डर देखो बस, बाहर क्या है 10⁻27, बाकी सारी वैल्यूज भूल जाओ, ऊपर क्या है 10⁻11, नीचे क्या है 10⁻9, ऊपर जाके क्या होगा 10⁻27 है, +9 ऊपर जाके -9 यानी 10⁻20। समझ आ रहा है, ठीक है। रूट से बाहर आएगा तो 10⁻27 इंटू 10⁻10 तो कितना हो गया 10⁻37। सिर्फ ऑर्डर देखना था हमें तो, समझ आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ये आंसर है, आसान क्वेश्चन है, खामखा टेंशन ले रहे थे, कतई जहर, मजा नहीं आया बेटा, ऑसम। कोई डाउट है बताओ, कमेंट करो कोई डाउट हो तो, तुम बताओ कोई डाउट हो तो, नहीं चलो आगे चलते हैं। हाँ भाई यहां देखो 2 पॉजिटिव आयंस, 2 पॉजिटिव आयन है, ठीक है, ईच कैरिंग अ चार्ज क्यों, ठीक है भाई, आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी, ठीक है यार, वही चीज है ना, वही चीज है, 2 पॉजिटिव आयन है, दोनों के पास क्यू है, मतलब प्लस क्यू होगा ऑब्वियस है, दोनों की दूरी कितनी है जल्दी बताओ, डी है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, ओके। इफ कैपिटल एफ इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द आयन, ठीक है भाई, ठीक है, इनके बीच रिपल्सन हो रहा है, इनके बीच क्या हो रहा है मेरे बच्चे, रिपल्शन, ठीक है, ओके। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच आयन विल बी, ई बीइंग चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ई क्या चीज है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज उसे ई से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच आयन, ओ माय गॉड। अब मुझे एक बात बताओ, 2 आयन है और डी डिस्टेंस से सेपरेटेड है, ये आयन कैसे बने होंगे, वो भी पॉजिटिव आयन कैसे बने होंगे, अरे भैया जी पहले होगा न्यूट्रल, पहले होगा न्यूट्रल है, ठीक है। ये आयन तब बना होगा जब इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया होगा किसी ने, यानी जब इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, ठीक है, दोनों ने इलेक्ट्रॉन लूज, इक्वल इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, तभी तो इक्वल चार्ज आया है दोनों पे, दोनों पे आइडेंटिकल इक्वल चार्जेस है, ठीक है। लेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट एन, मान लो कि दोनों ने एन इलेक्ट्रॉन लॉस्ट किए हैं, समझ आया, तो इस पे चार्ज कितना होगा भैया, एक इलेक्ट्रॉन अगर लॉस्ट करता है तो ई चार्ज आता है, तो एन के बाद एन ई आ जाएगा, तो इस पे भी चार्ज कितना है एन ई, क्योंकि लूज किया तो पॉजिटिव ही आएगा, समझ आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो हमें एन की वैल्यू ही निकालनी है बेटा, अपने को एन की वैल्यू ही निकालना है,
ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। दोनों के बीच फोर्स दिया हुआ है, देयरफॉर फोर्स कितना होता है जल्दी बताओ। के Q1 की जगह क्या है Ne, Q2 की जगह Ne, R की जगह D। बहुत बढ़िया, यानी फोर्स किसके इक्वल हो गया, K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट N स्क्वायर A स्क्वायर डिवाइडेड बाय D स्क्वायर। अपने को तो N की वैल्यू निकालना है ना, तो N स्क्वायर को छोड़ दो, बाकी सबको वहां भेज दो। F इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू D स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। ठीक है, यहां जाके क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रूट। एन क्या हो जाएगा, स्क्वायर है ना, वहां जाके क्या बन जाएगा, रूट। ठीक है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई स्क्वायर। देखो ऐसा कोई ऑप्शन है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई स्क्वायर। कतई जहर भी आ जी, कतई जहर। मजा आया है ना, बहुत बढ़िया, स्वाद आ गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट इज द किंग। इन क्वेश्चंस को दोबारा करना है, थ्योरी अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, सीबीएसई तो तुम ऐसे फाड़ दोगे, मेरी गारंटी है। ठीक है, और नीट के क्वेश्चन धड़ाधड़ बनेंगे। ठीक है, ठीक है, और जेई के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करो साथ के साथ। ठीक है, अब हम लेक्चर 4 में जाएंगे। तो भैया लेक्चर 4 में ऐसा खास क्या है, एक्चुअली में आप प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन पढ़ने वाले हो लेक्चर 4 में, कि भैया दो चार्जेस के बीच तो फोर्स हमें समझ आता है, पर मान लो दो से ज्यादा चार्जेस है। एक चार्ज है जिसको 3 चार्ज ने घेरा हुआ है, तो उस चार्ज पे तीनों की वजह से फोर्स लग रहा होगा, तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, उस पे भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है ना, बहुत मजा आएगा। तो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।